तो यार आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं सेल्फ इंडक्टेंस। और ये जो इंडक्टेंस वर्ड है, सबसे पहले समझते हैं ये इसकी शुरुआत कहाँ से हुई और हाउ व्हाट इज एक्चुअली इंडक्टेंस। तो 10th क्लास में हमने सबसे पहली बार एक शब्द सुना, रेजिस्टर। और उस रेजिस्टर का जो सिंबल था वो कुछ इस तरह से था। हम इसको बनाते थे सर्किट में आर, और हमें एक फॉर्मूला मिला ओम्स लॉ, जिसके अकॉर्डिंगली हमें पता चला दैट V is equal to I into R। एक्चुअली में ये V नहीं होता, एक्चुअली में दिस इज डेल्टा V, बिकॉज अगर तुम्हारे पास कोई सर्किट है जिसमें तुमने कोई रेजिस्टेंस लगा रखा है R, और इसमें ये जो बैटरी लगी है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम क्या करते थे, हम इस बैटरी को मान लेते थे कि इसका नेगेटिव टर्मिनल 0 वोल्ट पे और इसका पॉजिटिव टर्मिनल लेट्स से 12 वोल्ट पे। तो हम इसको पूरा का पूरा लिख देते थे दैट दिस इज 12, या बट एक्चुअली में ये जो V है, दिस V इज द डिफरेंस ऑफ द टू पोलैरिटीज। दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल, दोनों के बीच के डिफरेंस को हम V लिख रहे हैं। तो टू बी वेरी करेक्ट दिस हैज टू बी डेल्टा V। तुम्हें डेल्टा V लिखना पड़ेगा यहाँ पे, या सो डेल्टा V शुड बी इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस। ये हमने सीखा 10th क्लास में, राइट? तो ये थी पहली चीज। अब इसमें ना यार हमारे साथ एक छोटा सा मजाक हो गया, क्योंकि यहाँ पे अगर तुम देखोगे, यू कैन सी दैट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू डेल्टा V डिवाइडेड बाय करंट। दैट मींस R इज इक्वल टू द द बैटरी, the potential difference between the polarities of the battery divided by current। देखने में ऐसा लग रहा है कि रेजिस्टेंस किसी भी डिवाइस का डिपेंड कर रहा है पोटेंशियल डिफरेंस पे और करंट पे, लेकिन रेजिस्टेंस इन दोनों में से किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं कर रहा। क्योंकि अगर तुम सोच के देखो, यहाँ पे तुमने बैटरी बढ़ा दी, 12 की जगह 18 वोल्ट कर दी, रेजिस्टेंस तुम्हारा सेम ही रहेगा, कोई फर्क नहीं आने वाला। अगर ऑल ऑफ अ सडन इस वायर में से करंट फ्लो करने लग गया 1000 एम्पियर का, फिर भी तुम्हारा रेजिस्टेंस सेम ही रहेगा। रेजिस्टेंस तो एक बार तुमने फैक्ट्री में रेजिस्टर को बना दिया, उस पे थप्पा लग गया, हमने वो पढ़ा था ना, बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन गुड वाइफ और समथिंग। एक बार फैक्ट्री में जब थप्पा लग गया रजिस्टर के ऊपर, उस टाइम के बाद तुम रजिस्टर की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। यस, सो रेजिस्टेंस विल ऑलवेज बी इंडिपेंडेंट ऑफ V एंड I, लेकिन फॉर्मूले में आ जाता है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा था पहली बार 10th क्लास में रेजिस्टर के बारे में। फिर उसके बाद जैसे हम 12th क्लास में आए, 12th क्लास में आते ही हमने एक नई टर्म के बारे में सुना, एंड दैट न्यू टर्म वाज कैपेसिटर। और उस कैपेसिटर को हमने किस तरीके से डिफाइन किया, उसका सिंबल कुछ इस तरीके से था, कैपेसिटर, है ना? और इसके बारे में हमने क्या बोला, दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाय द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस। यहां पे भी हमारे साथ सेम ही गेम खेली गई है। हमें लग रहा है देखने में कि भाई ये जो कैपेसिटेंस है किसी भी डिवाइस का, दैट कैपेसिटेंस डिपेंड्स अपॉन द पावर ऑफ द बैटरी, दैट कैपेसिटेंस डिपेंड्स अपॉन कि कितना चार्ज स्टोर हो सकता है कैपेसिटर की प्लेट्स पे। लेकिन कैपेसिटेंस डिपेंड नहीं करता इन सारी चीजों के ऊपर। जब फैक्ट्री में कैपेसिटर बनता है, तो जो कैपेसिटर बन गया वो बस बन गया। आज हम तीसरी और आखिरी चीज के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम बोलेंगे इंडक्टर। दिस इज कॉल्ड एज इंडक्टर, और इसका जो सिंबल होता है, इट इज लाइक अ सोलेनॉइड और coil. And this inductor is equal to, this is the potential difference, या फिर तुम इसको EMF generated भी बोल सकते हो, है ना? क्योंकि potential between the two polarities, यही तो होता है ना सेल की EMF. So this is equal to,
जैसे रेजिस्टर का सिंबल होता है R, कैपेसिटर का सिंबल होता है C, सिमिलरली इंडक्टर का सिंबल होता है L, L for inductor, and this should be equal to माइनस L टाइम्स, ये माइनस की बात हम करेंगे लेकिन फिलहाल तुम याद रख लो, दिस इज माइनस L टाइम्स rate of change of current, minus L times rate of change of current, and this is the value of the inductor, right? एक बार यूनिट की बात कर लें, जो रेजिस्टर होता है, रेजिस्टर की जो यूनिट होती है दैट इज ओम, सो यू कैन से अ रेजिस्टेंस कैन बी 7 ओम, 6 ओम, 5 ओम, दिस इज ओम. कैपेसिटर की यूनिट किसी को याद है? दिस वाज फैराडे, सो तुम बोल सकते हो माइक्रो फैराडे, और फैराडे इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटर. एंड फाइनली इंडक्टर जो होता है दैट इज एल, इसकी यूनिट इज हेनरी. इसकी यूनिट इज हेनरी. ओम के लिए हम जो सिंबल लिखते हैं वो कुछ इस तरीके से बनाते हैं हम ओम, और फैराडे के लिए जो हम सिंबल लिखते हैं वो कुछ इस तरीके से बनाते हैं हम फैराडे, और जो हेनरी के लिए हम सिंबल लिखते हैं वो हम इस तरीके से लिखते हैं H. ठीक है, सो दिस इज द बेसिक्स ऑफ व्हाट एन इंडक्टर इज. ठीक है, तो जो तुम्हें बात याद रखनी है वो ये है दैट रेजिस्टर इज, सब केस में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस पहले वाले केस में इज इक्वल टू आई आर, दूसरे वाले केस में इज क्यू बाई सी, थर्ड वाले केस में इज माइनस एल इंटू डी डी टी ऑफ करंट. अब ध्यान रखना दिस इज डी डी टी ऑफ करंट, ये डी डी टी ऑफ चार्ज नहीं है. ठीक है, तुम इसको ये मत बोल देना दैट दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज कि ये करंट बन जाएगा. ये रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है, जो कि कोई बेसिकली वैल्यू होती नहीं है. दिस इज व्हाट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, ये कुछ भी नहीं होता. ठीक है, अब ये सारी वैल्यूज आ कहां से रही हैं, इनको हमने कैसे डिराइव करेंगे, ऑल दोस थिंग्स वो हम पढ़ेंगे आज की क्लास में. तो हम अब शुरू करने जा रहे हैं आज का कॉन्सेप्ट विच इज सेल्फ इंडक्टेंस. सो सेल्फ इंडक्टेंस को समझने के लिए तुम सोच के देखो, मान लो तुम्हारे पास कोई कॉइल है, दिस इज सिंपल कॉइल. ठीक है, ये सर्कुलर भी हो सकती है, इस तरीके से मान लो कोई कॉइल, तुम्हारे पास कोई बेसिकली कॉइल है, अभी कुछ भी नहीं है आसपास, मैग्नेटिक फील्ड, हम किसी चीज की बात नहीं कर रहे, जस्ट एक सिंपल कॉइल है. इस कॉइल में से मान लो करंट फ्लो करना स्टार्ट कर गया आई, एंड द वैल्यू ऑफ आई इज लेट्स से 5 एम्पियर. जब 5 एम्पियर करंट यहां से फ्लो करेगा तो कोई बड़ी बात नहीं है, बेसिकली एक वायर थी, एक कॉइल था, एक कॉइल को ही हम अभी आज की क्लास में इंडक्टर बोलना स्टार्ट कर देंगे. जैसे हमने पिछली क्लासेस में क्या किया था, 10th क्लास में एक नॉर्मल जो वायर होती थी कॉपर की, उसी को हमने रेजिस्टर बोलना स्टार्ट कर दिया था. एक नॉर्मल कॉपर की वायर पे ही हमने डिवाइस लगाया, उसी को कैपेसिटर बोलना स्टार्ट कर दिया. ये बेसिकली एक कॉपर की वायर ही है जिसमें काफी सारे टर्न्स हैं इस तरीके से. थोड़ी देर के बाद हम पढ़ेंगे कि सोलेनॉइड वगैरह क्या होता है, काफी सारे इसमें टर्न्स है, और इसी को हम अभी से इंडक्टर बोलना स्टार्ट कर देंगे. सो बेसिकली एक वायर है, उसमें से करंट फ्लो कर रहा है 5 एम्पियर, कोई बड़ी बात नहीं है. ठीक है, करंट फ्लो कर सकता है इसमें से, नथिंग फैंसी अबाउट इट. हम सिमिलरली ये जो सर्कुलर नीचे वायर है, मान लो इसमें से भी करंट फ्लो कर रहा है, आई इज इक्वल टू 5 एम्पियर. ठीक है, करंट फ्लो करने की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कुछ मतलब कि यू नो नथिंग मैजिकल विल हैपन, बेसिकली जस्ट इस सर्कुलर वायर में से करंट फ्लो कर रहा है. लेकिन पिछले वाले चैप्टर में से तुम एक चीज याद करके देखो, जो सर्कुलर वायर होती है जब उसमें से करंट फ्लो करता है देन इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेटिक डाइपोल. It behaves like a magnetic dipole, and the direction of the magnetic field lines will be given by the right hand thumb rule.
You curl your fingers in the direction of the current, that is clockwise direction. You curl your fingers in the direction of the current. My thumb is pointing into the paper. That means इस करंट के फ्लो की वजह से यहां पे एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा विच विल बी इनटू द पेपर, एंड द वैल्यू ऑफ दैट मैग्नेटिक फील्ड विल बी इक्वल टू, अगर तुम्हें याद होगा, दिस इज म्यू नॉट इनटू आई divided by 2r, where r is the radius of this coil. ठीक है, ये याद है ना थोड़ा थोड़ा सा? तो मतलब कि इस कॉइल में से जब करंट फ्लो करेगा, उस करंट के फ्लो होने की वजह से यहां पे एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा. दैट मैग्नेटिक फील्ड इज इनटू द पेपर. दिस इज ओनली इन केस ऑफ द सर्कुलर कॉइल. जब हमारा कॉइल बिल्कुल सीधा है, स्ट्रेट, उस केस में कोई मैग्नेटिक फील्ड यहां पे ज्यादा जनरेट नहीं हो रहा. राइट नाउ अब आती है मेन चीज आज की क्लास की. इफ करंट स्टार्ट्स टू चेंज, if current starts changing, अगर करंट बदलना स्टार्ट हो गया, मतलब कि यहां पे 5 एम्पेयर की जगह पे करंट हैज नाउ बिकम 6 एम्पेयर, देन 7 एम्पेयर, देन 8 एम्पेयर, मतलब कि करंट बढ़ना स्टार्ट हो गया. तो करंट अगर यहां पे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, तो करंट बढ़ने की वजह से क्या कोई इस पे फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ेगा मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर. बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू नॉट इंटू आई डिवाइडेड बाई 2r. रेडियस तो सेम ही है कॉइल का, म्यू नॉट भी सेम है, 2 भी सेम है, लेकिन करंट बढ़ना स्टार्ट हो गया क्योंकि 7 एम्पेयर, 8 एम्पेयर, 9 एम्पेयर, 10 एम्पेयर, जैसे ही सडनली ये करंट बढ़ना स्टार्ट हो गया, इस करंट बढ़ने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड दैट वाज एसोसिएटेड विद दिस लूप भी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा. और मैग्नेटिक फील्ड बढ़ना स्टार्ट हो गया तो क्या हम बोल सकते हैं, इस लूप के साथ जो एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स है वो भी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा. बिकॉज यू नो मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया इनटू कॉस ऑफ थीटा. मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि हमारा करंट बढ़ना स्टार्ट हो गया, उस करंट के बढ़ने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ना स्टार्ट हो गया, मैग्नेटिक फील्ड के बढ़ने की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ना स्टार्ट हो गया, और क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ना शुरू हो चुका है तो ईएमएफ जनरेट होगा. Faraday's first law states that EMF is generated whenever there is a change in the magnetic flux associated with any coil. हमने इसमें से करंट को बढ़ाया, करंट के बढ़ने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा, मैग्नेटिक फील्ड के बढ़ने की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ा, मैग्नेटिक के फ्लक्स के बढ़ने की वजह से एक ईएमएफ जनरेट होगा, और वो ईएमएफ जो जनरेट होगा उसकी वजह से एक करंट फ्लो करेगा इस लूप के अंदर, एंड दैट इंड्यूस्ड करंट इज कॉल्ड एज द करंट प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस. ठीक है, मैं सब कुछ रिपीट कर रहा हूं दोबारा से. हमने एक करंट को फ्लो करवाया एक लूप के अंदर में से, कोई बड़ी बात नहीं है, लूप के अंदर में से करंट फ्लो कर सकता है, ठीक है, नथिंग ग्रेट अबाउट इट. लेकिन हमने एक चीज देखी कि उस करंट के फ्लो करने की वजह से यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गया. This we have seen in the previous class, which is equal to mu naught I by 2r. फिर हमने धीरे धीरे इस करंट को बढ़ाना स्टार्ट कर दिया, और करंट के बढ़ाने की वजह से हमने देखा मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ना स्टार्ट हो गया, मैग्नेटिक फील्ड के बढ़ने की वजह से हमने देखा फ्लक्स भी बढ़ना स्टार्ट हो गया, और फ्लक्स के बढ़ने की वजह से हमने देखा यहाँ पे एक ईएमएफ जनरेट हो गया, और उस ईएमएफ जनरेट होने की वजह से यहाँ पे एक करंट और फ्लो करना स्टार्ट हो गया, और उस करंट को हमने बोला इंड्यूस्ड करंट. ये जो ऑलरेडी करंट हमारा फ्लो कर रहा था इसको हमने बोलना शुरू कर दिया प्राइमरी करंट, या हमने इसको बोला मेन करंट. दिस इज कॉल्ड एज द मेन और द प्राइमरी करंट.
और इस मेन करंट के चेंज होने की वजह से जो करंट प्रोड्यूस होता है उसको हमने बोलना शुरू कर दिया इंड्यूस्ड करंट. And this process of generating induced current by changing the main or the primary current is called as self inductance. और ये जो EMF जनरेट हुआ है, इस EMF को हम बोलते हैं सेल्फ इंड्यूस्ड EMF. ये बार बार हम शब्द यूज कर रहे हैं सेल्फ इंड्यूस्ड बिकॉज पिछली 7-8 क्लासेस में जो भी हमने किया, हमने बाहर से कुछ चेंजेस किए. बाहर से मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज किया, या फिर बाहर से एरिया को इंक्रीज किया, बाहर से थीटा को इंक्रीज किया, या फिर बाहर से हमने मोशन करवाया, बाहर से हमने एंगल चेंज करवाया. सारी चीजें बाहर से हो रही थी. लेकिन इस बार तुम देखो, तुम अंदर जो रॉड के अंदर करंट है, वो करंट जो चेंज हो रहा है, उस करंट के चेंज होने की वजह से ही एक और करंट प्रोड्यूस हो रहा है. मतलब कि जो चेंजेस हो रही हैं वो अंदर ही अंदर हो रही हैं. दैट इज व्हाई वी कॉल दिस इज एज सेल्फ इंड्यूस्ड EMF एंड सेल्फ इंड्यूस्ड करंट. थोड़ी सी डायरेक्शन की बात कर लेते हैं. हमें पता है लेंजेस लॉ के अकॉर्डिंगली द EMF इंड्यूस्ड विल बी इन सच अ वे दैट इट विल अपोज द कॉज ऑफ द इंडक्शन ऑफ EMF. यहां पे तुम्हारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा था, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड वाज इनटू द पेपर. जब तुमने इस करंट को बढ़ा दिया 6 एम्पियर, 7 एम्पियर, 8 एम्पियर, तो मैग्नेटिक फील्ड विच वाज इनटू द पेपर ये बढ़ गई. यहां पे मैग्नेटिक फील्ड और ज्यादा बढ़ गई होगी. तो अब हम चाहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ ज्यादा ना बढ़े, मतलब कि बाहर की तरफ हमें चाहिए मैग्नेटिक फील्ड. तो इसके लिए हम करंट जो फ्लो करवाएंगे दैट विल बी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. दैट मींस अगर तुम्हारा प्राइमरी करंट is in the clockwise direction, then your induced current will be in the anti-clockwise direction. लेकिन हर बार ऐसा ही हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि तुम सोच के देखो, अगर ये 5 एम्पियर करंट जो था, अगर ये कम होना स्टार्ट हो जाता, मान लो दिस बिकम्स 4 एम्पियर, 3 एम्पियर, 2 एम्पियर, 1 एम्पियर. अब भी तुम देखो करंट चेंज हो रहा है. करंट चेंज होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इस बार क्या हो रही है, कम हो रही है. अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड इस बार कम हो रही है. अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्योंकि कम होनी स्टार्ट होगी, तो हमारा करंट इस तरीके से फ्लो करेगा कि अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाए. तो हमारा करंट फ्लो करेगा इस बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. हम चाहते हैं कि अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाए. हमेशा याद रखना, लेंजेस लॉ मींस दैट इट ऑलवेज अपोजेस द कॉज ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द EMF. राइट? दिस वाज द केस ऑफ अ सर्कुलर लूप. तो स्ट्रेट वायर में भी तुम्हारा कुछ सिमिलर सी चीज होगी. एक स्ट्रेट वायर में से जिसमें ऐसे मल्टीपल टर्न्स हैं हमारी, इसको हम इंडक्टर बोलते हैं. और इस इंडक्टर में से मान लो करंट फ्लो कर रहा है 5 एम्पियर. जब तक ये करंट फ्लो कर रहा है 5 एम्पियर, तब तक कुछ खास नहीं है, नथिंग फैंसी अबाउट इट. मान लो ये करंट को हमने इंक्रीज करना स्टार्ट कर दिया. ये करंट बन गया 6 एम्पियर, 7 एम्पियर, 8 एम्पियर, 9 एम्पियर. ये करंट इंक्रीज करना स्टार्ट हो गया. तो इस केस में इसको अपोज करने के लिए एक दूसरा करंट यहां पे प्रोड्यूस हो जाएगा, जिसको हम बोलेंगे इंड्यूस्ड करंट. ये जो करंट था इसको हमने बोला प्राइमरी करंट. दूसरा करंट जो इसको अपोज करेगा दैट विल बी इंड्यूस्ड करंट. क्योंकि राइट हैंड साइड वाली साइड करंट हमारा राइट साइड जा रहा था, ठीक है, और करंट ये बढ़ना स्टार्ट हो गया. तो जो हमारा इंड्यूस्ड करंट था वो लेफ्ट की तरफ लगेगा. अगर ये करंट कम होना स्टार्ट हो गया होता, मान लो 5 एम्पियर की जगह ये बन जाता अभी 4 एम्पियर, 3 एम्पियर, 2 एम्पियर, 1 एम्पियर. अब ये करंट राइट हैंड साइड वाली राइट साइड की तरफ कम होना स्टार्ट हो गया, तो हमारा इंड्यूस्ड करंट भी फ्लो करेगा राइट हैंड साइड. तो इंड्यूस्ड करंट हमेशा इस तरीके से फ्लो करेगा कि वो उस कॉज को अपोज करेगा जिसने इसे क्रिएट किया है. राइट? सो यू कैन राइट दिस. If current suddenly starts changing, then
a current is induced in the wire, then a current is induced in the wire slash inductor, and this process is called as self inductance. The EMF produced is called as the self induced EMF, the current produced is called as the self induced current, and the direction of the current is such that it always opposes the cause which produced it. Okay, please take a couple of minutes. 2 मिनट है तुम्हारे पास, इसको लिख लो जो भी हमने लिखा अभी. हो गया लिख के. ओके, हमने फर्स्ट स्लाइड में बात की थी कि जो इंडक्टेंस होता है, रेजिस्टर की जो प्रॉपर्टी होती है उसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस. कैपेसिटर की जो प्रॉपर्टी होती है उसको हम बोलते हैं कैपेसिटेंस. इंडक्टर की जो प्रॉपर्टी होती है उसको हम बोलते हैं इंडक्टेंस. और इंडक्टेंस का जो सिंबल होता है उसको हम बोलते हैं एल. तो अभी तक एल नहीं आया कहीं पे, है ना. सेल्फ इंडक्टेंस की डेफिनेशन आ गई है, लेकिन अभी तक एल वगैरह नहीं आया. तो मतलब कोई फॉर्मूला वगैरह अभी तक ज्यादा आया नहीं है. ठीक है, अभी तक ये सारा जो हमने समझा ये कॉन्सेप्ट ही था. तो थोड़े से फॉर्मूलेस को भी देखते हैं. तो तुम मान के देखो ये एक इंडक्टर है. अब मैं इंटरचेंजेबली इन टर्म्स को यूज करूंगा. इंडक्टर है या फिर कॉइल है या फिर वायर है, ये एक ही चीज है. ठीक है, ये तुम एक से मान के देखो, ये एक वायर है, एक इंडक्टर है, या फिर ये एक कॉइल है जिसको इस तरीके से हमने वाउंड किया हुआ है. ठीक है, ऐसे एन टर्न्स हैं इसके. देयर आर एन टर्न्स लाइक दिस, राइट. और इसमें से मान लो यहां से करंट फ्लो कर रहा है अभी आई. ये इंक्रीज वगैरह नहीं कर रहा. ठीक है, कुछ ये करंट इंक्रीज नहीं कर रहा है. इसको फिक्स कर देते हैं, मान लो 5 एम्पीयर पे हमने फिक्स कर दिया इसको. तो अगर हमने इस करंट को 5 एम्पीयर पे फिक्स कर दिया, यहां पे एन टर्न्स है, एन. These are n turns. तो ये जो पहली वाली टर्न है, दिस टर्न, ये जो कॉइल बन जाएगा, ये अपने आप में एक कॉइल बन जाएगा. करंट कैरिंग कॉइल बन गया ना ये अपने आप में. इस तरीके से ये अपने आप में कॉइल बन जाएगा. इस एक सिंगल कॉइल का एक फ्लक्स होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स. दिस इज ओनली फॉर वन कॉइल, क्योंकि इसमें से करंट फ्लो कर रहा है. सो दिस इज जस्ट लाइक तुम्हारा ये है, करंट कैरिंग कॉइल है. इस करंट कैरिंग कॉइल की वजह से यहाँ पे कुछ फ्लक्स एसोसिएटेड होगा. ये एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देगा. अभी हमने देखा था पिछली स्लाइड में. यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड फ्लो करेगा इसमें से, दैट विल बी म्यू नॉट आई बाय 2r. मतलब कि इस करंट कैरिंग कॉइल का ये जो एक सिंगल वाला लूप है, इस सिंगल लूप का एक फ्लक्स होगा, उसको हम बोल लेते हैं मान लो फाई. मान लिया मैंने, ठीक है. और ये जो सारे डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास कॉइल बन के आ गए, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट जो राउंड्स बन के आ गए, सबका रेडियस सेम ही है और सब में से करंट भी सेम ही फ्लो कर रहा है.
मतलब कि सारे राउंड्स का फ्लक्स सेम ही होगा 5 5 5 5 5। टोटल कितने टर्न्स है? n टर्न्स। तो जो टोटल फ्लक्स होगा तो क्या हम इसको लिख सकते हैं n इंटू 5, दिस इज द टोटल फ्लक्स। टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू n इंटू फ्लक्स ऑफ वन राउंड। और क्या हम ये भी समझ पा रहे हैं कि जो करंट इसमें से फ्लो करेगा, अगर हम इस करंट को इंक्रीज कर देंगे तो करंट इंक्रीज करने की वजह से ये इंडिविजुअल फ्लक्सेस भी इंक्रीज कर जाएंगे, क्योंकि हमने देखा था रिसेंटली दैट मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स अपॉन द करंट। तो अगर हम करंट को इंक्रीज कर देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा तो फ्लक्स बढ़ जाएगा। सो इन अ नटशेल कैन बी से कि अगर हम इस करंट को इंक्रीज कर दें, अगर ये 5 एम्पियर की जगह 7 एम्पियर होता, तो इस 7 एम्पियर करंट की वजह से यहां पे फ्लक्स भी थोड़ा सा ज्यादा बढ़ जाता हमारे पास। सो क्या हम ये बोल सकते हैं दैट टोटल फ्लक्स जो पूरे सिस्टम का है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, क्योंकि जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा फ्लक्स होगा। ठीक है ना ये बात? क्योंकि टोटल फ्लक्स इज n इंटू इंडिविजुअल फ्लक्स, और इंडिविजुअल फ्लक्स इज b इंटू एरिया इंटू कॉस ऑफ थीटा। सो मतलब कि टोटल फ्लक्स कितना आ गया? n इंटू बी इंटू एरिया इंटू कॉस ऑफ थीटा। अब n तो एक बार फिक्स हो गया, a एक बार फिक्स हो गया, cos थीटा एक बार फिक्स हो गया, लेकिन b इज डायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन करंट। तो इनडायरेक्टली क्या हम ये बोल सकते हैं दैट टोटल फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। यही मैंने लिखा है यहाँ पे, टोटल फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। प्लीज गिव मी अ थम्स अप। ठीक है ना? टोटल फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, नो प्रॉब्लम राइट? ओके, जो लोग जिन्होंने मेरे को अपना थम्स अप नहीं दिया उनके लिए मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं। सो टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू इंडिविजुअल फ्लक्स मल्टीप्लाइड बाय द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। यहां तक ठीक है? टोटल फ्लक्स इज इंडिविजुअल फ्लक्स मल्टीप्लाइड बाय द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। इंडिविजुअल फ्लक्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया इंटू कॉस ऑफ थीटा इंटू टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। यहां तक भी ठीक होगा? which is equal to magnetic field B is given by mu naught into I divided by 2 into R into area into cos of theta into total number of turns. So अगर तुम देखो यहां पे ध्यान से, total flux is directly proportional to the current that flows in the entire system. So your total flux is directly dependent upon the current. और जब तुम इसमें कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी ऐड करोगे देन योर टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू, यहां पे ये जो तुम्हारा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आता है, दिस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इज L, which is also called coefficient of inductance, which is also called coefficient of self inductance. So the total flux is equal to coefficient of self inductance, that is L, into current. या फिर तुम यहां से लिख सकते हो that coefficient of self inductance L is equal to total flux divided by current. ठीक है, इसको याद मत रखना, ये बस तुम इसी को याद रखना, ये जो डब्बे में हमने डाला है इसको,
ये जस्ट तुम्हें यूनिट्स बताने के लिए। तो फ्लक्स की यूनिट्स इज वेबर और करंट की यूनिट इज एम्पेयर। सो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस की यूनिट्स क्या हो जाएंगी? वेबर अपॉन एम्पेयर, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज हेनरी, एच। राइट? सो टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू L इंटू करंट। मैं यहां पे लिख रहा हूं टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू L इंटू करंट। नाउ you differentiate both sides. Differentiate both sides with respect to time. मतलब कि DDT लेना है तुमको दोनों साइड। So left hand side what you get is DDT of flux, total flux. So rate of change of total flux, this is Faraday's second law. Rate of change of total flux is equal to the EMF generated. This is the induced EMF, which is equal to rate of change of Li. L तो कॉमन निकल जाएगा बिकॉज टाइम के साथ L चेंज नहीं हो रहा, तो L को हम बाहर निकाल लेंगे, मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। एंड यू पुट अ नेगेटिव सिंबल बिकॉज ऑफ लेंजेस लॉ, क्योंकि जिस डायरेक्शन में तुम्हारा करंट चेंज होगा उससे रिवर्स डायरेक्शन में इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा तुम्हारा। एंड दिस इज व्हाट is the most important formula that you have to remember, that EMF is equal to negative L times rate of change of current, where EMF is the EMF induced, L is the coefficient of self inductance, ddt of I is the rate of change of current. You have 2 minutes. फर्स्ट स्लाइड में, आई होप तुमने नोट कर लिया होगा, फर्स्ट स्लाइड में हम इसी की बात कर रहे थे। ईएमएफ इंड्यूस्ड को मैंने डेल्टा वी लिख लिया because EMF induced is the difference between the polarities of the battery. ठीक है जी, कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम तो बेटर क्लैरिटी आएगी। ठीक है, मान लो एक
इस तरीके से एक इंडक्टर है, यहाँ पे ये जो करंट फ्लो कर रहा है, दिस करंट फ्लो इज चेंजिंग एट अ रेट ऑफ 2 एम्पेयर पर सेकेंड। हर सेकंड में 2 एम्पेयर करंट चेंज हो जाता है, मतलब कि 2 एम्पेयर करंट बढ़ जाता है हर सेकंड में। और ये जो इंडक्टर है इसकी सेल्फ इंडक्टेंस तुमको दे रखी है, लेट्स से 6 हेनरी, ठीक है। सो द क्वेश्चन इज फाइंड, ये है मान लो पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। और मान लो ये जो ए पॉइंट है दैट इज एट 100 वोल्ट, तो बताओ बी पॉइंट कितने वोल्ट पे होगा। ठीक है जी, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, तुम्हें फॉर्मूला यूज करना है सीधा सीधा, एंड द फॉर्मूला इज ईएमएफ दैट विल बी जनरेटेड व्हिच इज इक्वल टू, अब यहाँ पे माइनस एल होता है, माइनस माइनस छोड़ दो फिलहाल के लिए, डायरेक्शन में तुम्हें निकालना सिखाता हूं अभी इसी क्वेश्चन में। सो माइनस को छोड़ दो एक बार, यू कैन से दिस इज एल इनटू रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। एल कितना दे रखा है इस वायर का, 6, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इज 2, so that means 12 volt. EMF that is generated is 12 volts. EMF generated is 12 volt, तो मतलब कि ये वाला पॉइंट अगर 100 वोल्ट पे है तो B पॉइंट या तो 112 वोल्ट पे होगा या फिर 88 वोल्ट पे होगा, तभी दोनों के बीच का डिफरेंस 12 वोल्ट बनेगा, राइट। अब हमें चेक करना है कि B पॉइंट A से ज्यादा वोल्ट पे होगा या फिर कम पोटेंशियल पे होगा। उसे चेक करने के लिए सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, जो यहां पे एक इंड्यूस्ड करंट आएगा, उस इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन क्या होगी। तो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन को कैलकुलेट करने के लिए हम चेक करते हैं लेंजेस लॉ। हमारा राइट हैंड साइड की तरफ करंट बढ़ रहा है विद रेट ऑफ 2 एम्पेयर पर सेकेंड, हर सेकेंड 2 एम्पेयर करंट राइट की तरफ बढ़ जाता है, तो इसको अपोज करेगा, इंड्यूस्ड करंट इसको अपोज करेगा, मतलब कि करंट फ्लो करेगा लेफ्ट डायरेक्शन में। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट, और इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन अगर लेफ्ट की तरफ है, मतलब कि जो तुम्हारी बैटरी बनेगी वो कुछ इस तरीके से बनेगी, राइट। तभी तो करंट लेफ्ट की तरफ फ्लो करेगा, राइट। दैट इज वाई ये जो इंडक्टर एक बैटरी की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देगा, दैट विल बी हैविंग इट्स पॉजिटिव टर्मिनल टू द लेफ्ट हैंड साइड, और पॉजिटिव टर्मिनल हायर पोटेंशियल पे होगा। दिस इज 100 वोल्ट एंड दिस हैज टू बी 88 वोल्ट। दोनों के बीच का डिफरेंस विल बी गिवन बाय 6 into 2 एम्पेयर पर सेकेंड। इस तरीके के तुमको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे बेसिकली। समझ में आया? प्लीज गिव मी अ थम्स अप। 88 वोल्ट कैसे आया? ठीक है, एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही सिमिलर क्वेश्चन हम करेंगे, उससे हो सकता है बेटर क्लैरिटी तुम्हें मिले। वंस अगेन दिस इज द इंडक्टर। अब मान लो यहां से करंट फ्लो कर रहा है, कुछ उल्टा करते हैं, यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है मान लो लेफ्ट डायरेक्शन से, एंड द करंट दैट इज फ्लोइंग इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 6 एम्पेयर पर सेकेंड। और ये जो तुम्हें वायर दे रखी है इसका सेल्फ इंडक्टेंस इज 0.5 हेनरी। यहां पे है पॉइंट तुम्हारे पास ए, यहां पे है पॉइंट तुम्हारे पास बी। मान लो ए पॉइंट है 100 वोल्ट पे, बताओ बी पॉइंट कितने वोल्ट पे होगा। एज सिंपल एज दैट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो तुम देख लोगे कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। ईएमएफ इज गिवन बाय एल मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट विच इज इक्वल टू 3 वोल्ट। मतलब कि बी या तो 103 वोल्ट पे होगा या फिर 97 वोल्ट पे होगा।
अब हमें चेक करना है कि लेफ्ट वाली साइड जो करंट है वो इंक्रीज हो रहा है। लेफ्ट वाली साइड करंट इंक्रीज हो रहा है, मतलब कि जो इंड्यूस्ड करंट होगा वो इस तरीके से फ्लो करेगा, वो राइट वाली साइड इंक्रीज करेगा। और इंड्यूस्ड करंट राइट हैंड साइड वाली साइड इंक्रीज करेगा, मतलब बैटरी कुछ इस तरीके से बनेगी, राइट हैंड साइड पॉजिटिव टर्मिनल आएगा। तो अगर ये 100 है, दिस हैज टू बी 103। एक आखिरी एग्जांपल हम करेंगे। इस लास्ट एग्जांपल में वंस अगेन यू हैव एन इंडक्टर लाइक दिस। मान लो ये पॉइंट एक बार दोबारा से 100 वोल्ट पे, इसका तुम्हें पोटेंशियल निकालना है। इस बार ये जो इंडक्टर है L, let's say this is 10 Henry and the current that is flowing is decreasing at the rate of -2 एम्पेयर पर सेकेंड। करंट इस बार डिक्रीज कर रहा है -2 एम्पेयर पर सेकेंड। सो वंस अगेन तुम निकाल लोगे सबसे पहले EMF विल बी इक्वल टू 2 into 10 दैट इज 20 वोल्ट। तो मतलब ये वाला पॉइंट या तो 120 वोल्ट पे होगा या फिर 80 वोल्ट पे होगा। अब तुम्हें चेक करना है डायरेक्शन। तो अगर तुम देखो यहां पे राइट हैंड साइड जो करंट है वो डिक्रीज कर रहा है -2 एम्पेयर पर सेकेंड। राइट हैंड साइड करंट डिक्रीज कर रहा है, मतलब कि इंड्यूस्ड करंट राइट हैंड साइड ही फ्लो करेगा, मतलब कि तुम्हारा बैटरी कुछ इस तरीके से बनेगी। That means the right hand side will be at a higher potential than the left, so this would be 120 volt. This was all in today's class. हम कल मिलेंगे same time, that is 7:30 p.m. Bye.